तो बायोप्सी से कैंसर फैल जाता है क्या? ये एक मेजर कंसर्न था हमारा भी। लेकिन आपको देखो कई बार देखना होता है कि फायदा ज्यादा है या नुकसान ज्यादा है, तो उस पैमाने पे आप तय करते हो। खैर, बायोप्सी के बारे में बहुत सारे मिथ है और बेसिक आपको क्या जानना चाहिए वो मैं बता देता हूँ। देखो, बायोप्सी कई तरह से होती है, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग जिस चीज को बायोप्सी समझते हैं वो हम ये समझते हैं कि शरीर में एक निडल डाली जाती है, अंदर कहीं कोई गांठ है, मान लो कोई ऐसा स्ट्रक्चर है जिसकी आप जांच कराना चाहते हो, तो वहां से सैंपल ले लिया जाता है और उसको जांच के लिए भेज दिया जाता है। तो हम में से ज्यादातर लोग इसी को समझते हैं कि यही बायोप्सी होती है। नहीं, तो बायोप्सी कई तरह की होती है। ये एक टाइप हुआ, इसको FNAC हम लोग बोलते हैं। तो इसमें एक बारीक निडल या फिर एक चौड़ी निडल होती है, वो बॉडी में जाती है। बड़ा सैंपल लेना हो तो कोर निडल बायोप्सी होती है, तो उसमें थोड़ी चौड़ी निडल होती है, तो वो बॉडी में जाती है और वहां से सैंपल लेके हम आ जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब हम बॉडी में अंदर प्रिक करेंगे तो एक रास्ता बन जाएगा, और कई बार जब उस रास्ते से हम वापस लौटते हैं ना, तो ऐसा हो सकता है, मतलब संभावना बहुत ना के बराबर है, दुनिया में ऐसे केसेस ना के बराबर हैं। लेकिन हाँ, ये हो सकता है कि आप जब वापस आ रहे थे तो वो कहीं ना कहीं जो सेल्स थी वो रास्ते में, उस जो रास्ते से आप वापस आए हो, तो वहां कहीं रह जाए और बाद में वहां कैंसर डेवलप हो जाए। तो उसको बोलते हैं ट्रैक सीडिंग, कि ट्रैक है उसमें सीड डाल दिया आपने, बीज डाल दिए, तो वो ग्रो करेगा। तो हाँ, बिल्कुल ये रिस्क होता है बायोप्सी कराने पे। सारी बायोप्सी में ऐसा नहीं है, लेकिन कुछ बायोप्सीज हैं जहां ये रिस्क होता है। मेनली रीनल बायोप्सी के लिए रिस्क सबसे ज्यादा माना जाता है। अच्छा, दूसरी बात आती है, तो ये अकेला टाइप नहीं है बायोप्सी के लिए सैंपल लेने का, और बहुत तरीके होते हैं। एक तरीका है कि पंच बायोप्सी, जैसे स्किन में हम यूज करते हैं कि त्वचा में ऊपर ही कोई विकार है तो हमने उसको कट कर लिया ऊपर से ही और वो सैंपल भेज दिया जांच के लिए। इसी तरह एक होती है सर्जिकल बायोप्सी, कि आप ऑपरेट कर रहे हो पेशेंट को, कोई कंडीशन है, ऑपरेट करते समय आपको लगा कि अच्छा ये जो टिश्यू है इसको हमको भेजना चाहिए जांच के लिए, तो आपने उस समय उसको भेज दिया। ठीक है, तो कई प्रकार होते हैं बायोप्सी के। और आजकल तो यह है कि अल्ट्रासाउंड उसके सहारे, मतलब USG गाइडेड हम लोग बोलते हैं, बायोप्सी की जाती है। तो USG में देख लिया जाता है कि कहाँ निडल जा रही है, हमारी चीज़ें कैसे हो रही हैं, या फिर कई बार CT स्कैन जो है वो CT गाइडेड बायोप्सी होती है, तो ये चीज़ें करा ली जाती हैं। अच्छा, मैं आपको अपने फादर के केस की बात कर रहा था। हमने क्यों ये रिस्क लेना जायज समझा, कि हमने क्यों बायोप्सी करा ली, तो ये सब हमारे माइंड में भी था, कहीं ऐसा ना हो जाने अनजाने हम गलत चीज़ कर बैठे। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया था कि पापा का हमने पेट स्कैन कराया था, और पेट स्कैन में ये बात क्लियर हो चुकी थी कि जो भी अंदर वो गांठें हैं वो सिर्फ एक जगह नहीं है, वो पूरी बॉडी में फैली हुई हैं। तो अगर ये कैंसर था तो स्टेज 4 कैंसर था, ये चीज़ हमको पहले ही पता चल गई थी। तो अब हमारे पास वो रिस्क नहीं था कि हाँ, हमने ये जांच करा दी तो ये कैंसर बॉडी के अंदर फैल सकता है। तो हमने बिल्कुल बायोप्सी की तरफ हम गए। हमने बायोप्सी पापा की कराई, और काफ़ी पेनफुल चीज़ थी अपनी लाइफ में। अपने फादर को आप रेयरली कभी देखते हो कि उनकी आंखों में आंसू होते हैं, तो वो एक दिन था जब उनकी आंखों में आंसू थे इस प्रोसीजर के बाद। मतलब उन्होंने वहाँ तक सोच लिया कि इसके बाद मेरी फैमिली का क्या होगा। तो जब मैं उनसे मिला, जबकि ड्यूरिंग प्रोसीजर भी मैं वही था उनके पास, लेकिन थोड़ी देर के लिए मैं बाहर आ गया था, और जब मैं वापस दोबारा गया, जब उनको ऑब्जर्वेशन में कुछ समय के लिए रखते हैं कि पेशेंट ठीक है, कई बार ऐसा होता है इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है कि आपने सैंपल लिया और वहाँ ब्लीडिंग हो गई या कोई भी रिस्क हुआ पेशेंट को, तो डॉक्टर एकदम से नहीं वहाँ से आपको भेजते, कुछ समय तक वहीं पर रखते हैं। तो जब वापस मैं उनके पास गया तो वो उस सोच में थे, वो दुख में थे कि पता नहीं क्या होगा फैमिली का। तो वहाँ तक पेनफुल वो चीज़ थी। खैर, हमने बायोप्सी करा ली। तो ये जो है, ये सैंपल है पापा का, फॉर्मेलिन के अंदर रखा हुआ है। इसमें जांच हो जाती है और जो बच जाएगा उसका वैक्स वाला ब्लॉक बना दिया जाएगा। अच्छा, मैंने एक आपसे किस्सा बताया था इसके पहले कि कुछ और भी हुआ था इस बायोप्सी को कराने के पहले। हम लोगों ने सोचा चलो कहीं और चलते हैं, तो कुछ लोगों ने एक अस्पताल का हमें पता बताया जो यहीं NCR में वसुंधरा एक जगह है, वहाँ है। अगर आप वहाँ जा रहे हो, पर्सनली पूछोगे मैं नाम भी ले लूँगा, मगर मैं यहाँ नाम नहीं लेना चाह रहा। तो हम डॉक्टर की रेटिंग पढ़ कर गए थे कि अच्छे डॉक्टर हैं, पता नहीं ऑनलाइन रेटिंग कैसे आ जाती है, तो जाहिर सी बात है ये सही नहीं होती रेटिंग, मैं तो यही मानूंगा। तो हम लोग वहाँ पहुँचे। हमारे पास अब तक जो प्रिस्क्रिप्शन था, जो कंसल्टेशन था, उसमें यह था कि USG गाइडेड बायोप्सी होनी है, और सैंपल हम लोग सोच रहे थे कि लीवर से ले लिया जाए, क्योंकि अगर पेंक्रियाज से भी इसकी ओरिजिन है तो बॉडी में चीज़ फैल चुकी है। तो हमें यह था कि चलो लीवर से हम ये सैंपल ले लेंगे। लेकिन हमने कहा एक अच्छी राय हो जाएगी,
उस अस्पताल चलते हैं जहाँ की आपको घटना बता रहा हूँ। हम लोग वहाँ पहुँचे। फादर को हम लेके नहीं गए क्योंकि हमारा मेन कंसर्न ये था कि चलो एक डिस्कशन कर लेते हैं, पता चल जाएगा कि हमें कैसे आगे बढ़ना है। मैंने कहा ना, शुरू से ही एक बात थी कि रास्ता क्लियर नहीं हो पा रहा था। तो वहाँ डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर के चैम्बर में गए, हम बाहर बैठे रहे। वहाँ फर्जी नंबर चल रहे थे, हमें कुछ 3 नंबर दिया था, 1-2 नंबर के पेशेंट ही नहीं थे। हम बाहर बैठे वेट ही करते रहे। अंदर कुछ 2-3 लोग बैठे थे, वो इंटर्न से थे, एप्रन वगैरह में नहीं थे, तो हम इतना पहचान नहीं पाए। हमको लगा मे भी हो सकता है कि वो कोई पेशेंट से हो, तो हम वेट ही करते रहे। मगर जब काफ़ी समय हुआ, उनमें से कोई वहाँ से हिला नहीं और वो बातचीत में व्यस्त रहे। डॉक्टर का एटीट्यूड ये था, एक पैर पे पैर रख के बैठा हुआ था अंदर, और इंटर्न्स बैठे हुए थे वहाँ जिनको हम पेशेंट समझ रहे थे। तो जब काफ़ी देर हो गई तो मैंने नॉक किया, मैंने पूछा कि सर कोई पेशेंट है क्या, अदरवाइज़ हम आ जाएं। अच्छा, मैं कहीं बताता हूँ नहीं कि मैं डॉक्टर हूँ, ये मैं हमेशा लास्ट के लिए बात रखता हूँ, जब बिल्कुल एंड होता है कि हाँ वहाँ बताएंगे इस बात को। तो थोड़ा सा वो अजीब सा चेहरा कि अरे क्यों आ गए, मतलब पेशेंट को देख के ऐसा कि क्यों आ गए। वहाँ पहुँचा मैं, तो मैंने जो रिपोर्ट्स थी हमारे पास, जो पहले का सिटी स्कैन था हमारे पास, पैट स्कैन था, वो उनको दिखाया। उन्होंने कहा कि पेशेंट कहाँ है, तो मैंने बता दिया उनको कि भाई पेशेंट को हम लेके नहीं आए, क्योंकि हम चाहते नहीं थे कहीं ना कहीं ये बात कि पापा को बहुत क्लियर हो जाएगी क्या बीमारी क्या आई है और किस हद तक ये उनके लिए अच्छे नहीं है। तो जब डॉक्टर से हमने ये बात बताई कि पेशेंट नहीं है, डॉक्टर क्या बोलता है कि हाँ हाँ देखो ऐसा है कि जांच करानी पड़ेगी, बायोप्सी होगी। हमने कहा ठीक है सर, बायोप्सी होगी, लेकिन हम थोड़ा जानना चाहते हैं कि बायोप्सी में कुछ आएगा तो क्या होगा, अगर कुछ और आएगा तो क्या होगा, मतलब ओवरऑल कि बायोप्सी से हमारे ट्रीटमेंट में आगे क्या हेल्प होने वाली है और क्या वहाँ से कोई पॉजिटिव आउटकम ऐसा आ सकता है। और वो जो सारे डाउट थे माइंड के अंदर कि CA19-9 या फिर अल्फा फ्यूटोप्रोटीन है ना, वो सब नेगेटिव आए थे, तो क्या उन सब चीज़ों से इस ट्रीटमेंट पे कोई असर पड़ने वाला है या फिर क्या बायोप्सी से कुछ और ऐसा क्लियर होने वाला है। तो डॉक्टर के जवाब क्या होता है, देखिए ऐसा नहीं होता है, ये बिल्कुल मैथ्स की तरह है, ये ऐसा होता है 0.1, 0.2, 0.3, 1, 2, 3 इस तरह करके। ठीक है, मगर मैथ्स नहीं जानना है आपसे, हम इसलिए गए थे कि थोड़ा सा हमें गाइडेंस मिल जाए। हम इसलिए गए थे कि हम जहाँ डाउट में हैं आप वो चीज़ें क्लियर कर दो, और मेन कंसर्न हमारा वही है, हम पेशेंट को तो लेके ही नहीं आए। अच्छी खासी फीस है उनकी भी, कुछ 1500 रुपये के आसपास फीस थी। डॉक्टर खाली बैठा था, डॉक्टर के रिव्यूज़ बहुत अच्छे थे, लेकिन डॉक्टर का एटीट्यूड। डॉक्टर ने जांच क्या लिखी है, डॉक्टर ने जांच लिख दी है बायोप्सी के लिए, अब की और बायोप्सी हो गई सिटी गाइडेड बायोप्सी। सिटी यानी सिटी स्कैन। इसमें क्या रिस्क होता है, देखो हम जब डॉक्टर के पास गए थे, हमारा पिछला पैट स्कैन और सिटी स्कैन हुए, अभी हार्डली 3 ही दिन हुए होंगे, 2 से 3 दिन, इससे ज़्यादा नहीं हुए थे, 2 दिन मेरे ख्याल से हुए थे। तो सिटी हुआ है, पैट स्कैन हुआ है, दोनों में क्योंकि कॉन्ट्रास्ट वाले हुए थे। कॉन्ट्रास्ट में क्या होता है कि बॉडी के अंदर कुछ ना इस तरह के लिक्विड डाले जाते हैं जो एक्सरेज को रोक देते हैं, तो उसकी वजह से वो बहुत ना लाइट कलर उनका दिखाई देता है, मतलब रोशनी दिखाई देती है, तो हम आसानी से पहचान लेते हैं कि हाँ शरीर में यहाँ कोई रुकावट है, यहाँ कोई चीज़ है। तो वो केमिकल बॉडी को दिए जाते हैं, क्योंकि 2 जांचें हो चुकी हैं जिनमें केमिकल दिए गए, प्लस एक्सरेज यूज़ होती हैं बहुत हार्मफुल, उनमें काफ़ी अच्छी पावर की होती है। तो आइडियली तो ये होना चाहिए था कि आपको मिनिमम रिस्क की तरफ पेशेंट को रखना चाहिए था, लेकिन डॉक्टर का इतना ज़्यादा नेग्लिजेंट होना तो मेरी तो समझ से परे था। तो डॉक्टर ने अब USG के बदले लिखा है सिटी गाइडेड, और सिटी गाइडेड भी जो सैंपल लेने की बात की है वो लीवर से नहीं की है, पेंक्रियास से की है। मैं रिपोर्ट यहाँ लगा दूंगा, अभी आप देख सकते हो उन्होंने जो लिखा है, और कुछ जानने में समझने में इंटरेस्टेड नहीं, पेपर में सिर्फ उतना ही लिख दिया कि जितना एक नर्सरी का बच्चा भी लिख देगा, आप बोल दोगे तो कैसे एक वर्ड लिख दो। तो डॉक्टर का ये एटीट्यूड था, बताने के बाद भी कि पेशेंट नहीं है, हम इसलिए आए हैं, कुछ जानना है, तो थोड़ा सा वो बहुत इस तरह की टर्म्स यूज़ कर दो कि सामने वाला पूछ ही ना पाए। खैर, फिर मैंने उनको बताया कि देखो मैं भी डॉक्टर हूँ, तब उन्होंने थोड़ी कुछ बातें बताई, इतना डिटेलिंग में नहीं, मतलब बहुत सुपरफिशियली, और हम बिल्कुल ही मतलब त्रस्त हो गए थे। लेकिन हमको ऐसा लगा कि हम मेरे एक छोटी जगह में थे, और ये क्योंकि हॉस्पिटल का नाम था, हमें लगा शायद वहाँ पे ज़्यादा अच्छे से ये चीज़ हो जाएगी, क्योंकि बायोप्सी के लिए सैंपल जो लेना होता है इस तरह के केसेस के अंदर, वो हर जगह अच्छे नहीं होते। तो हमें यह था कहीं अच्छी जगह ही जाना है, कहीं हम गलत जगह ना फंस जाएं। तो हमको लगा मेरिट से बेहतर ऑप्शन शायद ये होगा, लेकिन ये लिख दिया जांच के अंदर। कोई बात नहीं, हम तब भी वहाँ पहुँचे जहाँ जांच करानी थी।
तो वहाँ जाके एक नई बात पता चलती है कि जहाँ जांच होनी है उसी हॉस्पिटल में, तो पहले तो कि भाई उनका भी आप पेपर बनवा लो, तो कुछ उन डॉक्टर की फीस भी कुछ 1800-2000 रुपये फीस के वो बनवा लो। उसके बाद प्रोसीजर की फीस जो दूसरी जगह पे मेरा लगभग 10-11 हज़ार में हो गया, वहाँ पे उसी प्रोसीजर का चार्ज था 30,000 रुपये, 30,000, मतलब 3 गुना महंगा लगभग। और जहाँ मैंने ये मेरठ में कराया ना, तो डॉक्टर साहब ने थोड़ा ये जानने के बाद कि मैं डॉक्टर हूँ, उन्होंने कुछ पैसे मुझे उसमें भी लौटा दिए थे। वहाँ 30,000 रुपये मुझे बताए। उसके बाद भी डॉक्टर वहाँ पे मुझे कह रहा है कि देखो ये बहुत ज़्यादा रिस्की चीज़ है और जो पेशेंट है उनके लिए बहुत रिस्की है और आपको ये साइन करने पड़ेंगे, यहाँ अंडरटेकिंग देनी पड़ेगी। वो देनी हर जगह होती है, लेकिन क्लियर कट दिखाई दे रहा है पेंक्रियास से आप सैंपल ले रहे हो, क्या लॉजिक है उसके पीछे? सिटी गाइडेड कर रहे हो, क्या लॉजिक है उसके पीछे? देखो पहली चीज़ तो मैंने बता दी कि सिटी स्कैन कराने का तर्क ही नहीं था, सिटी गाइडेड लिखने का तर्क ही नहीं था। दूसरी चीज़ है कि आप अगर ठीक है टिश्यू सिर्फ पेंक्रियास के अंदर होता, बॉडी में कहीं गया नहीं होता, तो आप पेंक्रियास से ले रहे समझ में आता था कि भाई ठीक है, भले ही वो कितना भी रिस्की चीज़ है लेकिन लेना ही पड़ेगा वहीं से, इसको तभी हम फर्दर इवेल्युएट कर सकते हैं। लेकिन जब वो टिश्यू पूरी बॉडी में मिल रहा है, पेट स्कैन आपके हाथ में मौजूद है, प्लस डॉक्टर का एटीट्यूड, तो हमने तो वहाँ पे हाथ खड़े कर दिए कि भाई यहाँ तो नहीं, मतलब जहाँ इतना ज़्यादा लापरवाही दिखाई दे रही है चीज़ों के अंदर और एक इमेज प्रोजेक्ट की जा रही है खाली अच्छी बिल्डिंग बना के, हमने कहा यहाँ तो नहीं कराना। हम लोग वापस गए मेरठ, वहाँ जाके हमने ये जांच कराई और बाकी मैं आपको बता चुका हूँ। तो जांच हुई, जांच में उसके रिपोर्ट आते थे कुछ टाइम लगा, लेकिन ये बात कंफर्म हो गई कि हाँ वो कैंसर था, पेंक्रेटिक कैंसर था, एडेनोकार्सिनोमा था। तो यहाँ पे हमारी डायग्नोसिस हो गई। और क्योंकि जब पापा लास्ट टाइम बीमार हुए थे, प्लस कुछ जीवन के एक्सपीरियंस थे कि मैं पिछले काफ़ी टाइम से, मतलब पिछले मान लो जो मैंने आपको बताई बात फरवरी के लगभग, मैं वहीं से काफ़ी कुछ एक्सपेरिमेंटल मेडिसिन देख रहा था। एक्सपेरिमेंटल ऐसे नहीं कुछ नया काम कर रहा था, ऐसा कुछ जो हमारी बुक्स में लिखा है, हमारे क्लासिक्स के अंदर लिखा हुआ है, उनके रिजल्ट मुझे मिल रहे थे। इसके पहले अप्रोच बहुत कैजुअल होती थी कि हाँ पेशेंट आए, ठीक है ये दवाइयाँ हैं, वो दे दी हमने। मतलब अप्रोच मेरी बहुत अच्छी नहीं थी पहले, जो रियलिटी है ये था कि हाँ ये दवा होती है इस बीमारी के लिए, वो दे दी, कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं डालते थे। लेकिन इस बात से जो मैंने बताया फरवरी के बाद से पापा जब बीमार होने शुरू हुए, तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं मेरी अप्रोच चेंज हो रही थी। तो मैंने जो भी मेडिसिन लोकल में मिलती हैं, अपने आसपास पेड़ पौधे जो दिखाई देते हैं, उनको थोड़ा पहचानना शुरू किया, उनके बारे में और ज़्यादा पढ़ना शुरू किया। जो कुछ जानता था उसको यूज़ करना शुरू किया कि ठीक है देखते हैं कुछ अच्छा निकल के आता है क्या। तो काफ़ी कुछ अच्छे रिजल्ट्स मिले। तो ये रिजल्ट्स और उनके आधार पर किस तरह हम लोग ट्रीटमेंट आगे हम लोगों ने शुरू किया, वो मैं अगले पार्ट में आपसे डिस्कस करूंगा। तो कुछ केसेस आपको बताऊंगा ऐसे इंटरेस्टिंग जिन्होंने काफ़ी हिम्मत दी कि हाँ चलो कुछ करके देखते हैं, मे भी कुछ हो जाए। और बाकी क्या एक्सपीरियंस रहा डॉक्टर्स के यहाँ जाने का वो भी बताऊंगा। आज के लिए इतना। अगर वीडियो कोई भी वैल्यू दे रही है आपको, अगर कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ जानने को मिल रहा है, या फिर आप भी कहीं परेशान थे इससे संबंध, तो अगर आपको लगता है कि किसी को इस तरह की वीडियोस की ज़रूरत है, तो वीडियो को दूसरे लोगों को भी सजेस्ट कर दिया करो कि उनके पास तक भी वो इन्फॉर्मेशन पहुंच जाए। अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एक दूसरा चैनल है कैंसर केयर बाय निरंक सर, तो उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हो। इन फ्यूचर सारे वीडियोस इस तरह के वहीं आपको मिलेंगे देखने के लिए। थैंक यू।